Hello students, firstly we will discuss the problems that I have given you in the last video. These problems are related to multiplicity and number of signals. So first compound is 1,2-dibromoethane. In this both these hydrogen are equivalent because same groups and exactly same environment. If both these hydrogens are equivalent, we will get one signal which appear as singlet in the NMR spectrum of this compound. Next we have 1-bromo-2-chloroethane compound. In this compound, we have bromo group on one side and chloro group on the other side. Means both these carbon are not equivalent. Their hydrogen are also not equivalent. We will get two signals in this case. अब हमें यहाँ पे टू सिग्नल्स मिल रहे हैं. ये वाला सिग्नल बिकॉज ऑफ दीज टू हाइड्रोजन ट्रिपलेट अपीयर होएगा बिकॉज ऑफ N+1 रूल. सिमिलरली ए सिग्नल बिकॉज ऑफ दीज टू हाइड्रोजन ट्रिपलेट आएगा. दैट मीन्स ए और बी हमारे पास दोनों हाइड्रोजन एज अ ट्रिपलेट अपीयर होएगी. देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है. इस केस में ये तीनों ग्रुप्स हमारे इक्विवेलेंट है तो हमारा तीनों के लिए एक सिग्नल आएगा. ये दो हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, हमारे पास दूसरा सिग्नल आएगा. तो इस केस में हमारे पास टू सिग्नल्स आएंगे. टू सिग्नल्स हमारे पास ए के एडजेसेंट कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो हमारे पास वो सिग्नल ए सिंगलेट आएगा. सिमिलरली ये दो हाइड्रोजन के एडजेसेंट कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ये भी हमारे पास सिंगलेट आएगा. देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है दिस वन. इस केस में हमारी दोनों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है. दोनों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, हमारे पास वन सिग्नल आएगा तो वो एज अ सिंगलेट अपीयर होगा. देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये कंपाउंड है टोलुइन. टोलुइन के केस में हमारे पास दो सिग्नल्स आएंगे. ये एलिफेटिक हाइड्रोजन है, ये एरोमेटिक हाइड्रोजन है. ये अगर हम इस कार्बन पे देखें, इस कार्बन बेंजीन पे हाइड्रोजन हटा के हमारे पास अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो हमारे पास ए सिग्नल भी सिंगलेट आएगा और एरोमेटिक वाले भी हमारे पास मल्टीप्लेट आएगा. हम बाद में डिस्कस करेंगे. कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिसिटी आती है हमारे पास. देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है इथाइल बेंजीन. इस केस में हमारा ये हाइड्रोजन एंड एरोमेटिक. इट मीन्स तीन सिग्नल आएंगे. ए बी सी से डिनोट कर लेते हैं. जो ए सिग्नल है इसके एडजेसेंट हमें तीन हाइड्रोजन दिख रहे हैं. इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो जो ए सिग्नल तीन हाइड्रोजन है क्वार्टेट में हमारा आएगा. बी सिग्नल हमारा ट्रिपलेट में आएगा. सी सिग्नल हमारा मल्टीप्लिसिटी आएगी. कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिसिटी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल में इन एग्जाम्पल इन कंपाउंड की एनएमआर स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. देन उसके बाद हमारे पास ये दो कंपाउंड्स हैं. ये दो कंपाउंड्स हैं, हमारे पास दो सिग्नल्स आएंगे. दोनों के एडजेसेंट कोई हाइड्रोजन नहीं है तो जो ए एंड बी सिग्नल हमारे पास एज अ सिंगलेट अपीयर होंगे. देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पे दोनों का एनवायरनमेंट अलग अलग है. दैट मीन्स इस केस में अगेन हमारे पास दो सिग्नल आएंगे. दोनों के एडजेसेंट कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो हमारे पास ए एंड बी दोनों ही सिंगलेट अपीयर होंगे. देन उसके बाद हमारे पास ये कंपाउंड है. इस केस में ये दोनों हाइड्रोजन का एक सा एनवायरनमेंट है. ये लग गया, ये लग गया. दैट मीन्स इस कंपाउंड में हमारे पास तीन सिग्नल आएंगे. ए के एडजेसेंट कोई हाइड्रोजन है, वो एज अ सिंगलेट अपीयर होगी. बी के अराउंड 6 हाइड्रोजन है, हमारे पास N+1 रूल दैट इज सेप्टेट अपीयर होएगा बी का सिग्नल. सी के केस में एक हाइड्रोजन है तो सी वाली सिग्नल इज ए डबलेट अपीयर. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मैग्नेटिक इक्विवेलेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड रेट प्रोसेसेस. मैग्नेटिक इक्विवेलेंस टर्म हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली है कि मेरे पास अगर कोई प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट है तो हमें एक सिग्नल देते हैं, नॉन इक्विवेलेंट है तो हमें अलग अलग सिग्नल देते हैं. अब हमारे जो मैग्नेटिकली हमें इक्वल प्रोटॉन दिख रहे हैं, कैसे उनका आपस में रेट
एक दूसरे में कन्वर्ट होने का रेट अगर स्लो है तो हमें वो मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन समटाइम्स नॉन इक्विवेलेंट दिखते हैं एनएमआर सिग्नल्स में, और हमें अलग अलग सिग्नल्स उनके अपीयर होते हैं। ये एग्जाम्पल को हम कैसे समझ सकते हैं? साइक्लोहेक्सेन मीन्स 6 मेंबर हमारे पास कार्बन की एल्केन की रिंग होती है। इस केस में साइक्लोहेक्सेन की जो हमारी मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन है वो हमारे पास चेयर फॉर्म होती है। चेयर फॉर्म में भी हमारे पास यहाँ पे 6 कार्बन पे 12 हाइड्रोजन लगी होती है। 6 हाइड्रोजन हमारी इक्वेटोरियल होती है। इक्वेटोरियल को हम रेड से दिखा रहे हैं, ये मेरी इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है, सॉरी एक्सियल हाइड्रोजन है। ये और 6 मेरी इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होती है जो मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब इस केस में अगर मेरे रूम टेम्परेचर पे मैं एनएमआर ले रही हूँ तो मेरा इनमें चेयर फॉर्म में जो मेरी एक्सियल हाइड्रोजन है वो फ्लिप होके इक्वेटोरियल हो जाती है। दैट इज हम क्या कहते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे मेरे पास डिफरेंट फॉर्म्स एक दूसरे में फ्लिप होती रहती है। जो मेरे पास चेयर फॉर्म में अगर फ्लिपिंग होती है तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आ जाती है। अब अगर मेरी फ्लिपिंग हो रही है, जो मेरी यहाँ पे एक्सियल हाइड्रोजन थी वो इक्वेटोरियल बन जाती है, इक्वेटोरियल हमारी एक्सियल बन जाती है। देखिए ये हाइड्रोजन है, ये वाली कार्बन हमारे पास यहाँ पे नीचे हो गई, तो ये इक्वेटोरियल मेरी एक्सियल बन गई। जो मेरी इक्वेटोरियल हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट करी थी, यहाँ पे भी मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो मेरी एक्सियल आ गई। दूसरी वाली पहले मैं सारी एक्सियल हाइड्रोजन दिखा रही हूँ यहाँ पे, और जो मेरी रेड वाली हाइड्रोजन थी जो यहाँ पे इस फॉर्म में एक्सियल थी, यहाँ पे इक्वेटोरियल आ गई। अब मेरे चेयर फॉर्म में रेट मेरा एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होने का फास्ट है, तो मेरे पास दोनों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट फील होती है। बट अगर मैं इसका एनएमआर लो टेम्परेचर पे लेती हूँ जहाँ पे ये इंटर कन्वर्जन स्लो है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स के पास उतनी थर्मल एनर्जी नहीं होती कि वो एक दूसरे में इजीली इंटर कन्वर्ट हो सके, तो उस केस में मुझे एनएमआर में 2 सिग्नल आते हैं। दैट इज़ अगर मैं इसका एनएमआर रूम टेम्परेचर पे डिस्कस करूँ मेरे पास एक ही सिग्नल आता है। बट अगर मैं इस केस में एनएमआर लो टेम्परेचर पे लूँ, अगर मैं लो टेम्परेचर पे ले रही हूँ तो मेरे पास पहले थोड़ा सा ब्रॉड पीक आ जाती है, और मेरा टेम्परेचर लो हो जाता है तो मेरी थोड़ी शार्प पीक हो जाती है। अगर मेरा उससे भी लो हो जाता है तो मेरे पास यहाँ एनएमआर में 2 पीक्स आ जाती है। दैट इज़ मेरे पास यहाँ पे 2 सिग्नल्स आ जाते हैं। इट मीन्स अगर मेरी जो एक्सियल और इक्वेटोरियल हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन रूम टेम्परेचर पे है, उस केस में मुझे एक ही सिग्नल आएगा रूम टेम्परेचर पे। मेरी जो दोनों हाइड्रोजन है मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है। बट अगर इस केस में मैं लो टेम्परेचर पे करती हूँ, दोनों फॉर्म्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट स्लोली होती हैं, और मैं क्या कह सकती हूँ, जो मेरी एक्सियल हाइड्रोजन है वो मुझे लो टेम्परेचर पे एक्सियल रहती है, क्योंकि ये वाली फॉर्म वन फॉर्म दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो रही है। अगर वन फॉर्म दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो रही है तो मेरे पास एक्सियल हाइड्रोजन एक्सियल का सिग्नल देंगी। वो मेरा कब पॉसिबल है? लो टेम्परेचर पे। बट अगर मेरा टेम्परेचर सफिशिएंट हाई है, उस केस में मेरे पास एक्सियल हाइड्रोजन इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो रही है। दैट मीन्स दोनों मुझे एक ही सिग्नल देंगे। दैट मीन्स जो मेरा रेट प्रोसेस है एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होने का, जो कि मेरा रूम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पे होता है, वो फास्ट होता है। तो मेरी दोनों डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में मुझे पता ही नहीं चलता। अब ये पता क्यों नहीं चलता? हम एक सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी फ़ैन में 3 ब्लेड्स होते हैं, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे। यूजली फैंस में जो हमारे घरों में सीलिंग फैन होते हैं 3 ब्लेड्स होते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है तीनों ब्लेड्स पे। अब आप ये एक्सपेरिमेंट समझने से पहले फैन को रोक के फोटो लोगे, उस केस में आपको ये तीनों 1 2 3 सिंबल एग्जैक्टली दिखेंगे। बट अगर मैं 1 पे रख के
2 स्पीड, 3 स्पीड, इन सभी स्पीड्स पे फोटोग्राफ लूँगी। तो जब मेरे पास 5 स्पीड आएगी, बहुत तेज़ होएगा, मुझे यहाँ पे तीनों अलग अलग 1 2 3 नहीं दिखेंगे। सेम यहाँ पे NMR में है। एट हाई टेम्परेचर ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे में कन्वर्ट बहुत फास्टली हो रही हैं, बहुत फास्ट हो रही हैं। तो मुझे एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन का फ़र्क पता नहीं चल रहा, मेरा NMR में एक सिग्नल आता है। आप अगर फ़ैन को फुल स्पीड पे चला के उसके ऊपर कोई भी मार्क है जो आपको रुके हुए फ़ैन में एग्जैक्टली दिख रहा है, और जब आप तेज़ चला रहे हो वो तुम्हें अलग से नहीं दिखेगा। सिमिलरली जो NMR हमारा वो कैमरा है, और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होना एट हाई टेम्परेचर फैन की स्पीड है। अगर मैं अपना कैमरा लो स्पीड पे लूँगी तो मैं एग्जैक्टली कन्वर्जन या दोनों फॉर्म्स को इजीली पता कर सकती हूँ। बट अगर मैं तेज स्पीड पे फ़ोटो लूँगी तो मेरे पास एवरेज फोटोग्राफ आएगी। एवरेज फोटोग्राफ आएगी तो मुझे NMR में एक सिग्नल आएगा। दैट मीन्स जो हमारा मैग्नेटिक इक्विवेलेंस है वो हमारे रेट प्रोसेस पे भी अफेक्ट होती है। कैसे हम रूम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल पे अगर नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है बट उनमें आपस में इंटर कन्वर्जन इतनी फास्ट हो रही है तो हमें वो एक सिग्नल ही फील होती है। अब हम जो इक्वेटोरियल एंड एक्सियल कॉन्फॉर्मेशन है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन में, वो हम बॉल स्टिक मॉडल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। इसके चेयर फॉर्म में अगर आप ये साइड देखो, ये मेरे पास चेयर कन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि हमने नोटबुक में ऐसे दिखाई है। अब इस केस में हमारे पास ये वाले जो बॉन्ड्स हैं एक्सिस के अराउंड, ये सारे एक्सियल बॉन्ड्स हैं। अब अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन में मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये मेरा एक्सियल बॉन्ड दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मेरा एक्सियल है। ऐसे बाकी में भी मैंने ग्रीन से एक्सियल रिप्रेजेंट करा है। यहाँ पे रेड मेरा इक्वेटोरियल है, यहाँ पे भी रेड मेरा इक्वेटोरियल अराउंड साइड प्लेन में हमारा जा रहा है। अब इस केस में जब मेरे पास फ्लिपिंग होती है, दैट इज़ जो मेरी C1 कार्बन है वो नीचे चली जाती है, C4 मेरी ऊपर आ जाती है, जो कि हमने यहाँ पे सेकंड स्ट्रक्चर में दिखाया है। अगर इस केस में मैं यहाँ पे फ्लिपिंग दिखाऊँ C1 एंड C4 कार्बन का, जब मेरी ये फ्लिपिंग हो रही है, ग्रीन यहाँ पे मेरे पास एक्सियल हाइड्रोजन दिख रही है, रेड मेरी इक्वेटोरियल दिख रही है। 4th कार्बन पे ग्रीन मेरी अगेन एक्सियल है एंड रेड मेरी इक्वेटोरियल। जब मेरी रिंग फ्लिपिंग होएगी, ये वाला बॉन्ड मेरा नीचे आ गया और ये वाला बॉन्ड मेरा ऊपर चला गया। तो इस केस में मेरे पास क्या हो रहा है, अब रेड मेरा एक्सियल हो गया बॉन्ड एंड ग्रीन मेरा इक्वेटोरियल हो गया। तो जब मेरे पास रूम टेम्परेचर पे ये कॉन्फॉर्मेशंस में आपस में इंटरकन्वर्जन पॉसिबल है। दैट मीन्स मेरी 1 फॉर्म 2 में इंटरकन्वर्ट हो रही है। अगर 1 फॉर्म 2 में इंटरकन्वर्ट हो रही है, जो मेरी 1 पे हाइड्रोजन एक्सियल थी, जब वो 2 में बनी, वही हाइड्रोजन मेरी इक्वेटोरियल बन गई। अब रूम टेम्परेचर पे हमारी कॉन्फॉर्मेशन एक दूसरे में इतनी फास्टली एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं तो हमें एवरेज दोनों ही हाइड्रोजन सेम दिखती हैं और हमारे पास NMR में एक सिग्नल आता है। बट अगर हम यही NMR लो टेम्परेचर पे लें, जहाँ पे हमारे पास इंटरकन्वर्जन 1 से दूसरी फॉर्म में स्लो हो जाता है, तो उस केस में हमारे पास लो टेम्परेचर पे NMR में 2 सिग्नल देते हैं। दैट इज़ हाई टेम्परेचर पे हमारे पास ये एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन जो साइक्लोहेक्सेन की एक ही पीक देती है, बट लो टेम्परेचर पे वो हमें 2 पीक्स दी जाती है। ये लो टेम्परेचर हमारा नियरली 173 केल्विन के आसपास है। हाई टेम्परेचर हम रूम टेम्परेचर ले लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हमारे पास टेम्परेचर होता है। ये तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन के केस में था कि हमारा जो रेट मैग्नेटिक इक्विवेलेंस प्रोटॉन है, अगर हमारा रेट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने का बहुत फास्ट है, हमें मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन दिखते हैं। बट अगर हमारा रेट स्लो है तो साइक्लोहेक्सेन में एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन नॉन इक्विवेलेंट हो जाती है और हमें 2 सिग्नल देते हैं। देन हम आते हैं इथेन की कॉन्फॉर्मेशंस पे। इथेन मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पे ये है, 2 कार्बन मैं दिखा रही हूँ, 3 हाइड्रोजन दिखा रही हूँ। ये मेरी दोनों हाइड्रोजन
पैरेलल है, सारी हाइड्रोजन एक दूसरे के पैरेलल है, ये मेरी फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म है। जब मैं यहाँ पे मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, इस केस में फ्री रोटेशन पॉसिबल है। अगर मेरे पास यहाँ पे डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री आ जाता है, ये मेरी गॉश फॉर्म हो जाती है। अगेन मेरे पास यहाँ पे दोनों ही सारे के एटम्स हाइड्रोजन है, फिर मेरे पास फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म आ जाती है। अगेन मेरे पास गॉश फॉर्म आ जाती है। इथेन के केस में मेरे पास 2 ही फॉर्म्स होती है, वन इज हमारे पास फुली एक्लिप्स्ड आ जाती है, दूसरी आप एंटी फॉर्म कह सकते हो या गॉश फॉर्म, यूजली हम एंटी फॉर्म ही बोलते हैं। बट अगर मेरे पास ये हाइड्रोजन की जगह मेरे पास 2 मीथेन ग्रुप हो जाएं या 2 ब्रोमाइड ग्रुप आ जाए, मीन्स कोई भी 2 ग्रुप और आ जाएं, तो मेरे पास यहाँ पे 4 कॉन्फॉर्मेशंस पॉसिबल है। वो 4 कॉन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे दोनों ही ब्रोमीन या दोनों ही मिथाइल एटम एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है। ये हाइड्रोजन पैरेलल है, ये हाइड्रोजन पैरेलल है, तो ये मेरे पास फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म आती है। जब यहाँ पे डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री हो जाता है, तो मेरे पास यहाँ पे गॉश फॉर्म आती है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रोमीन या मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन के पैरेलल आ रहा है, तो इस फॉर्म को हम पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म बोल देते हैं। और आगे मेरे पास यहाँ पे एंटी फॉर्म आ जाती है, यहाँ पे इनमें डाईहेड्रल एंगल दोनों ब्रोमीन एटम में या मिथाइल एटम में डाईहेड्रल एंगल मेरा 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास जब भी ब्यूटेन कह लो या 1,2-डाइब्रोमो इथेन कह लो, कोई भी कंपाउंड जहाँ पे 2 ग्रुप अलग अलग लगे हो, तो उस केस में मेरी 4 कॉन्फॉर्मेशन पॉसिबल है। अब मेरे पास नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है, मेरे पास 3 इथेन में ये मेरा ब्रोमो इथेन कंपाउंड है। ब्रोमो इथेन केस में हमारे पास यहाँ इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ब्रोमीन है और 2 ग्रुप है हाइड्रोजन। अब इस केस में ये मेरे पास फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म है। नेक्स्ट फॉर्म मेरे पास 60 डिग्री बना, ये मेरी गॉश फॉर्म होगी। देन उसके बाद फिर मेरे पास फुली एक्लिप्स्ड या पार्शियली एक्लिप्स्ड क्या था, क्योंकि हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन पैरेलल आ रही है। देन उसके बाद मेरे पास चाहे इसको एंटी फॉर्म बोल दो, बट गॉश भी हो सकते हैं, बिकॉज इस हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट यहाँ बॉन्ड एंगल डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री आ रहा है। अगेन मेरे पास यहाँ पे फॉर्म आ जाती है, दैट इज़ हमारे पास इक्लिप्स्ड फॉर्म है। ऐसे ऐसे करके अगर मैं 360 पे रोटेशन करती हूँ, यहाँ पे भी मेरे पास 2 ही फॉर्म्स पॉसिबल है। अब इस केस में मेरे पास इथाइल ब्रोमाइड में CH3 CH2 Br, अगर इस केस में ये हाइड्रोजन ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन बहुत फास्ट हो रही है, तो मेरे पास यहाँ पे 2 सिग्नल्स ही आएंगे। 1 सिग्नल इस मिथाइल ग्रुप को क्रॉस बॉन्ड कर जाएगा, दूसरा मेरा इस मिथाइलिन ग्रुप को क्रॉस बॉन्ड कर जाएगा। बट अगर मेरी यहाँ पे NMR हम लो टेम्परेचर पे ले रहे हैं, जहाँ पे मेरी रोटेशन बहुत स्लो हो रही है मॉलिक्यूल में, तो उस केस में मेरे पास ये दोनों हाइड्रोजन तो हमेशा एक सी ही बिहेव करेंगे। ये 3 हाइड्रोजन में हमारे पास अगर आप केयरफुली देखो, ये वाली फॉर्म मेरे पास पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म कह लो या इक्लिप्स्ड फॉर्म कह लो, हाइड्रोजन मेरे पास पैरेलल आ रही है, ब्रोमीन के भी और दूसरी हाइड्रोजन। इस फॉर्म में अगर मैं इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को देखूं, इसको मैं पकड़ के रख रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास गॉश फॉर्म आ गया। अगर मैं और रोटेट करूँ, मेरे पास ये वाली हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट अगर मैं रोटेट कर रही हूँ, मेरी ये हाइड्रोजन 60 डिग्री पे चलेगी, 120 पे चलेगी, 180 पे चलेगी। इट मीन्स मेरे पास अगर बहुत लो टेम्परेचर पे हम NMR ले रहे हैं, तीनों हाइड्रोजन 2:1 सिग्नल देते हैं। 2:1 कैसे? 2 हाइड्रोजन जो मेरे ब्रोमीन के विद रिस्पेक्ट गॉश पोजीशन पे पड़े हैं, यहाँ पे मैं HA और HC मार्क कर रही हूँ, ये विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन गॉश पोजीशन पे पड़ी है, ये B मेरी एंटी पोजीशन पे आ गई। नेक्स्ट केस में मेरे पास B और C गॉश पोजीशन में पड़ी हैं, A मेरे पास एंटी पे आ गई। नेक्स्ट केस में A और B मेरे पास गॉश आ रही है, HC एंटी। हर केस में मेरे पास अगर तीनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी, तीनों कन्फर्मेशन 1 2 3 की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो मेरे पास एक हाइड्रोजन हमेशा एंटी पोजीशन पे रह रही है, 2 गॉश पोजीशन पे रह रही है, तो मेरे पास ये CH3 भी अलग अलग सिग्नल देंगे 2:1। जो मेरी 2 गॉश वाली हाइड्रोजन है वो 2 की इंटेंसिटी दे देगी और जो मेरी एंटी वाली है 1। बट एक्चुअल में रूम टेम्परेचर पे इस केस में
बहुत फास्ट रोटेशन हो रही है, बहुत फास्ट रोटेशन हो रही है, तो तीनों हाइड्रोजन एक जैसा बिहेव करती है। तो मेरे पास ब्रोमोइथेन में दो ही सिग्नल आते हैं, एक मेरा मिथाइल को क्रॉसबॉन्ड कर जाता है और एक इथाइल। तो ये सारा प्रोसेस हम जो दिखा रहे हैं कि अगर लो टेम्परेचर में हमारी रोटेशन स्लो होती है तो उस केस में हमें डिफरेंट सिग्नल्स मिलते हैं, मेरी हाइड्रोजन नॉन इक्विवेलेंट हो जाती है। अगर मेरी रोटेशन, मेरा मॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर में, तो रोटेशन बहुत फास्ट होती है, मेरे पास वो हाइड्रोजन इक्विवेलेंट होते हैं और मुझे एक सिग्नल देती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमारे पास सबसे पहले एप्लीकेशन क्या है, हम एनएमआर टेक्निक से डिफरेंट कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट हमारे पास क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। कैसे करेंगे, सपोज मेरे पास एसीटोन का एनएमआर है, मुझे पता है यहाँ पे एक सिग्नल आएगा नियरली डेल्टा 2.1 के आसपास आता है। दूसरा अननोन सैंपल है, मैं उसका अगर एनएमआर कर रही हूँ, मेरे पास उससे मैच कर रहा है, तो हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना मेरे पास ये कंपाउंड एसीटोन है। तो और इवन हम दोनों को मिक्स करते हैं, सेम हमारा एनएमआर आ रहा है, तो हमारे पास वो कंपाउंड एसीटोन है, हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन हम कैसे कर सकते हैं एनएमआर में, जब भी हम एनएमआर करवाते हैं हमारे पास अलग अलग सिग्नल्स आते हैं, जितनी टाइप की भी हाइड्रोजन होती हैं, तो ऑन दैट बेसिस मेरे पास कितनी हाइड्रोजन आ रही है, उनकी रिलेटिव रेशियो क्या आ रही है, किस पोजीशन पे आ रही है, तो हम कंपाउंड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है, इस केस में हमारे पास क्या है, एनएमआर में 3 सिग्नल आते हैं। ये वाला मेरे पास सिंगलेट आ रही है नियरली डेल्टा 2.1 के आसपास। ये मेरे पास क्वार्टेट आ रही है डेल्टा 4 के आसपास। ये मेरी ट्रिपलेट आ रही है डेल्टा हमारे पास नियरली 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाता है, और इनके आपस में रेशियो 3:3 आ रही है। तो हमें इजीली, अगर मेरे पास एनएमआर ऐसा स्पेक्ट्रम आ रहा है, तो मैं इजीली प्रेडिक्ट करूंगी ना मेरे पास ये कंपाउंड है, दैट इज हम कंपाउंड के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। हम एनएमआर से कौन सा प्रोडक्ट बना है, सपोज कहीं मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट बना है हम एनएमआर से इजीली बता सकते हैं। दैट इज हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एनएमआर की हेल्प से कर सकते हैं। अब इस केस में हमारे पास कोई रिएक्शन है, सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है साइक्लोहेक्सीन और उसकी फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ। अब इस केस में HCl सपोज ऐड होता है और हमें नहीं पता कि ये कैसे ऐड हो रहा है, मेरा H इस कार्बन पे भी चला जाता है, इस H पे। वैसे तो हमें थ्योरी में पता है ना कि H मेरे पास उस कार्बन पे रहता है विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। दैट मीन्स अगर मेरे पास यहाँ मार्कोनी का प्रोडक्ट बन रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे ये कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे मेरे पास H। अगर मेरा एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे CH3H, यहाँ पे Cl आ जाएगा। अब इस केस में जो मेरे पास ये वाला मिथाइल है, क्योंकि यहाँ पे उसके कोई हाइड्रोजन नहीं लगी, तो सिंगलेट देगा। अगर मेरे एनएमआर में मिथाइल के क्रॉसबॉन्डिंग सिंगलेट आ रही है, तो मैं कहूँगी मेरे पास ये कंपाउंड प्रोडक्ट बना है, दैट इज मेरे पास मार्कोनिक ऑफ एडिशन हुई है। और अगर मेरे पास इस मिथाइल के एडजेसेंट हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे मेरे पास स्प्लिटिंग होगी, डबलेट आ गया, तो मैं कहूँगी मेरे पास ये कंपाउंड बना है। तो इस केस में हमारा जो एनएमआर है इस कंपाउंड को ही मैच करता है, तो हम कहेंगे हमारे पास यही मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, ये वाला तो हमारा निग्लिजिबल सा बनता ही नहीं है। देन उसके बाद है डिस्टिंक्शन बिटवीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हम लोगों ने कपलिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। दैट इज हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में डिस्टिंक्शन हो जाती है कि मेरे पास सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है। हमने पढ़ा था सिस के केस में मेरे पास लो वैल्यू आती है कपलिंग कांस्टेंट की, ट्रांस के केस में मेरे पास हाई आती है, ट्रांस के केस में हाई कपलिंग कांस्टेंट आता है। लो वाली कपलिंग कांस्टेंट मेरी 6 से 14 के बीच में होती है हर्ट्ज,
और हाई मेरे पास 11 से 18 के बीच में आती है। सपोज मेरे पास कोई एल्कीन कंपाउंड है, एल्कीन कंपाउंड है तो हम उसमें ये स्ट्रक्चर लिख सकते हैं ना, ये मेरे पास सिस फॉर्म होगी, ऐसी मेरे पास ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब इस केस में मेरे पास कपलिंग कांस्टेंट से आइडिया लग जाएगा ना, मेरे पास सिस फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। अगर लो वैल्यू है कपलिंग की, सिस फॉर्म है, हाई है तो मेरे पास ट्रांसफॉर्म है। देन उसके बाद है एनएमआर से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में प्रेडिक्ट कर देते हैं। दैट इज मेरे पास इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हमारे पास इंटर एंड इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होते हैं, इन दोनों में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मेरे पास जब इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है विद इन सेम मॉलिक्यूल, सपोज मेरे पास कोई कंपाउंड है पैरानाइट्रोफिनोल, इस केस में मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंटर में मेरे पास पैरा, ये मेरे पास ऑर्थो फॉर्म है। पैरा के केस में मेरे पास यहाँ पे इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये अगले मॉलिक्यूल के करते ऐसे इधर ये दूसरे फिनोल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब जो मेरी इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो अगर मेरे पास सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो एक्सटेंट ज़्यादा होएगा, मेरे पास डाउनफील्ड ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, मोर डाउनफील्ड वैल्यू। जो मेरी इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उस केस में मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन से नहीं फर्क पड़ेगा, लो हो या चाहे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, मेरे पास एनएमआर सिग्नल वहीं पे आएगा। बट जब मेरे पास इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मोर कॉन्सेंट्रेशन है सैंपल की, मोर मॉलिक्यूल्स पास में, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाएगा, उस केस में मेरे पास सिग्नल्स मोर डाउनफील्ड आ जाएंगे। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, हम एनएमआर से कोई भी दो फॉर्म्स में, अगर मेरे पास किसी केस में कीटो एंड इनोल ऑटोमराइजेशन है तो दोनों फॉर्म्स की रिलेटिव रेशियो पता कर लेते हैं। सबसे पहले हम दैट इज हमारे पास पॉइंट क्या हो गया, वी कैन प्रेडिक्ट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ टोटोमर्स यूजिंग एनएमआर। कैसे हम उनकी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे? सपोज मेरे पास ये मॉलिक्यूल है एसिटाइल एसीटोन, ये मेरे पास इसकी कीटो फॉर्म होगी, इसकी इनोल फॉर्म मेरे पास क्या बनेगी, CH3COH CH C डबल बॉन्ड O CH। यहाँ मेरे पास इसकी ये इनोल फॉर्म बनेगी, ये मेरे पास कीटो फॉर्म है। यहाँ पे जो मेरी ये हाइड्रोजन है कीटो फॉर्म में मेरे पास डेल्टा वैल्यू 3.something पे आती है, 3.57 पे आती है। ये वाली हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पे नियरली 5 के आसपास आती है। अब मेरे पास दोनों फॉर्म्स की मैं परसेंटेज किस फॉर्मूला से निकालती हूँ? मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन कीटो फॉर्म अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन इनोल फॉर्म इनटू मेरे पास यहाँ पे होती है वैल्यू नंबर ऑफ कीटो मॉलिक्यूल्स, यहाँ ये परसेंटेज है इसका मीनिंग, नंबर ऑफ इनोल मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मेरे पास एनएमआर में वो सिग्नल्स की इंटीग्रेशन रेशियो क्या आ रही है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ कीटो फॉर्म, उस हाइड्रोजन की जिसकी भी हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ इनोल। अब मेरे इस सैंपल में कीटो हाइड्रोजन 2 है, इनोल हाइड्रोजन ये वाली पर्टिकुलर की हम बात करें, क्योंकि अगर हमने दो फॉर्म्स में अमाउंट प्रेडिक्ट करनी है तो मैं एक पर्टिकुलर सिग्नल लूँगी ना, उसकी आपस में रेशियो इंटेंसिटी कंपेयर करूँगी। मैंने कीटो में ये वाला सिग्नल ले लिया, इनोल में ये सिग्नल ले लिया, इन सिग्नल्स के क्रॉसपॉन्डिंग में हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ। मेरे पास ये वाला सिग्नल्स में 2 हाइड्रोजन है, दैट इज नंबर ऑफ कीटो हाइड्रोजन पर्टिकुलरली क्रॉसपॉन्डिंग टू दिस सिग्नल 2 होगी, इस सिग्नल की मेरी 1
मैंने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है दोनों फॉर्म की, नंबर ऑफ मेरे कीटो मॉलिक्यूल्स अपॉन नंबर ऑफ मेरे इनोल मॉलिक्यूल्स। अब मेरे पास ये जो हाइड्रोजन की इंटेंसिटी NMR में सिग्नल, ये मेरा एक को क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, ये डबल, दैट मीन्स ये सिग्नल की जो हाइड्रोजन की क्रॉसपॉन्डिंग इंटेंसिटी है मेरी 2 वैल्यू आ रही है और यहाँ पे मेरी 1 आ रही है। तो मेरे पास यहाँ पे इसकी इनोल फॉर्म की 2 वैल्यू आ रही है, कीटो फॉर्म की 1 आ रही है। तो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ कीटो मॉलिक्यूल्स अपॉन नंबर ऑफ इनोल मॉलिक्यूल, यहाँ पे वैल्यू होगी 1/2, ये इधर आया 1/2, 1/4, इट मीन्स मेरे पास 1 अगर नंबर कीटो का है, इनोल मेरी 4 टाइम्स है, तो मेरे पास परसेंटेज ऑफ कीटो फॉर्म क्या हो जाएगी, कीटो मॉलिक्यूल्स 1 है, टोटल मेरे पास 5 है, इंटू 100 20% हो गया। इनोल फॉर्म की परसेंटेज मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल 4 मॉलिक्यूल्स है आउट ऑफ 5 इंटू 100, मेरे पास 80% आ जाएगा। इट मीन्स अगर मुझे NMR में ये पता है कि ये पर्टिकुलर हाइड्रोजन का सिग्नल मेरी इस पोजीशन पे आएगा, तो मैं इजीली प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे, सपोज मेरे पास किसी सैंपल में एसीटोन भी है एंड साथ में मेरे पास इथाइल मिथाइल एसीटेट मॉलिक्यूल है, इन दोनों में मैंने रेशियो फाइंड आउट करनी है। मेरा यहाँ पे ये वाला सिग्नल 2 पॉइंट समथिंग पे आता है, ये वाला सिग्नल मेरे पास 4 के आसपास आता है। इन दोनों की मैंने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। मैंने पर्टिकुलर ये दोनों सिग्नल में कंपेयर कर लिया। अगेन यहाँ पे मेरी 3 हाइड्रोजन है, ये भी मेरी 3 हाइड्रोजन है। परसेंटेज ऑफ या नंबर ऑफ मेरे एसीटोन मॉलिक्यूल, ये नंबर ऑफ मेरी एस्टर मॉलिक्यूल्स हो गए, और ये वाली मिथाइल 3 हाइड्रोजन मेरे को 2 सिग्नल दे रहे हैं इंटेंसिटी, और ये मेरे को 1 दे रहा है। तो मेरे पास इंटेंसिटी यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 होगी। तो मेरे पास नंबर ऑफ एसीटोन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एस्टर मॉलिक्यूल, यहाँ पे मेरे पास सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 1/2। तो परसेंटेज ऑफ मेरे पास एसीटोन क्या आ जाएगी 1/2, इट इज 1, टोटल 3 में से 33% आ जाएगा। एस्टर मॉलिक्यूल्स की परसेंटेज मेरे पास क्या आ जाएगी 2/3 इंटू 100, 66% आ गया। तो इजीली मेरे को पर्टिकुलर कोई भी हाइड्रोजन जिसके भी मुझे सिग्नल पता नहीं इस वैल्यू पे आएंगे, मैं श्योर हूँ वो हाइड्रोजन की मैं इंटेंसिटी देख लूँगी, वहाँ से मैं कंपेयर कर लूँगी। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ प्रोटॉन एक्सचेंज प्रोसेस और इम्प्योरिटी, दैट इज स्टडी ऑफ प्रोटॉन एक्सचेंज प्रोसेस। एक्सचेंज से पहले हम डिस्कस करेंगे इथेनॉल का NMR। इथेनॉल के NMR में हमें 3 सिग्नल्स आते हैं। ये वाला सिग्नल मेरे पास एज अ ट्रिपलेट, ये वाला सिग्नल भी मेरा एज ए ट्रिपलेट आना चाहिए ना, उसके एडजेसेंट 2 हाइड्रोजन है, और ये मेरा मल्टीप्लेट आना चाहिए क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन की वजह से क्वार्टेट आ गया, वो क्वार्टेट फिर इस हाइड्रोजन की वजह से स्प्लिट हो जाएगी। तो मेरे पास ये वाला सिग्नल मल्टीप्लेट आना चाहिए। अगर मेरे पास इथेनॉल सैंपल अल्ट्रा प्योर है तो मेरे पास यहाँ पे NMR में 3 सिग्नल आएंगे। 3 सिग्नल भी मेरे पास ट्रिपलेट, मल्टीप्लेट एंड ट्रिपलेट में आ जाएंगे। बट अगर मेरे सैंपल में इम्प्योरिटीज पड़ी हैं, एसिड्स और बेसिक इम्प्योरिटीज पड़ी हैं, तो उस केस में मेरे पास NMR में 3 सिग्नल्स आएंगे, बट वो सिग्नल्स मेरे पास ट्रिपलेट, क्वार्टेट एंड सिंगलेट आता है, सिंगलेट। अब इस केस में ऐसा क्या हो रहा है, अगर मेरे पास क्वार्टेट आ रहे हैं दैट मीन्स ये हाइड्रोजन इन 3 हाइड्रोजन से स्प्लिट हो रही है। ट्रिपलेट ये इसकी वजह से आ रहा है, जो ये OH वाला है मेरा सिंगलेट आ रहा है। वो ऐसा क्यों होता है, जब मेरे पास इस मॉलिक्यूल में इम्प्योरिटीज पड़ी होती है इथेनॉल में, तो मेरे जो इथेनॉल की हाइड्रोजन
हाइड्रोजन है अलग अलग मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल में एक्सचेंज होती रहती है। दैट इज मैं अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ जर्नल, ये मेरे ए मॉलिक्यूल की इथेनॉल है की हाइड्रोजन है, ये मेरे पास बी मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन है। बिकॉज ऑफ एसिड और बेसिक इम्प्योरिटीज की वजह से ये मतलब चेंज होती रहती है। दैट इज मेरे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल आ गई है RaOH B प्लस RbOH A। जब इस केस में इम्प्योरिटीज आ जाती है, मेरा एक्सचेंज इतना फास्ट हो जाता है, हर एक हाइड्रोजन ऐसे बिहेव करती है कि बहुत सारे एल्कोहल से अटैच्ड हो। यहाँ पे मैंने 2 से दिखाई है, ऐसे बहुत सारे एल्कोहल मॉलिक्यूल्स है मेरे मॉलिक्यूल में, इथेनॉल मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन सबके साथ एक्सचेंज होती रहती है। बिकॉज ऑफ रैपिड एक्सचेंज हाइड्रोजन ऐसे बिहेव करती है कि वो बहुत सारे एल्कोहल से अटैच्ड है। जब बहुत सारे एल्कोहल से अटैच्ड है तो वो एवरेज एनवायरनमेंट देखती है। एवरेज एनवायरनमेंट मीन्स मेरी हर स्पिन की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, तो मेरे पास यहाँ पे ये हाइड्रोजन स्प्लिटिंग ना तो उसकी इन हाइड्रोजन की वजह से होती है और ना ही ये हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन को स्प्लिट करती है। तो मेरे पास सिग्नल में ट्रिपलेट, क्वार्टेट एंड सिंगलेट आ जाता है। बट अगर मेरे पास अल्ट्रा प्योर सैंपल है, उस केस में मेरा ये एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। नहीं एक्सचेंज पॉसिबल तो ये हाइड्रोजन एक ही एल्कोहल से अटैच्ड है, एक ही एल्कोहल से अटैच्ड है, तो वो उस केस में स्प्लिटिंग करती है। उस केस में मेरे पास यहाँ पे सिग्नल ट्रिपलेट, मल्टीप्लेट एंड ट्रिपलेट की फॉर्म में आ जाता है। देन उसके बाद हमारे पास है लिमिटेशंस ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR से हम अपने कंपाउंड की स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम अपने कंपाउंड्स में अगर 2 मेरे पास फॉर्म्स है कीटोइनोल फॉर्म, उनको पता कर सकते हैं। मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर है, इंट्रा है, वो पता कर सकते हैं। ऐसे जैसे हर टेक्निक के कुछ फायदे होते हैं, यहाँ पे इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। हमारे पास फर्स्ट लिमिटेशन है कि हमारा जो NMR जब भी हम सैंपल करते हैं तो होमोजीनियस सोल्यूशन होना चाहिए। होमोजीनियस सोल्यूशन में हम कैसे कन्वर्ट उसको करते हैं कि हम उसका किसी लिक्विड में, किसी सॉल्वेंट में, ड्यूटरेटेड सॉल्वेंट में सैंपल बनाते हैं। होमोजीनियस की वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह इक्वली एक्सपीरियंस होएगा, तो मेरे पास NMR स्पेक्ट्रा प्रॉपर आ जाएगा। अगर मेरे पास नॉन विस्कस लिक्विड है तो उस केस में हम लिक्विड सैंपल ही यूज कर लेते हैं। देन उसके बाद हमारे पास सैंपल कॉन्सेंट्रेशन 1 ml 1% होनी चाहिए। अगर मेरे पास इससे कम अमाउंट सैंपल है तो मैं उस केस में NMR नहीं कर सकती। तो ये हमारी